तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट वर्चुअल मेमोरी। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करेंगे स्टार्ट। फाइनली अ न्यू व्हाइट बोर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी किस चीज को बोलते हैं? आपने अगर मेरा शॉर्ट देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल मेमोरी, इट इज नॉट एन एक्चुअल memory which keeps processes and pages and everything. So it's not an actual memory, but it is our secondary storage that is being used as a RAM. इस concept को virtual memory बोलते हैं। तो virtual memory is a concept, it's not a tangible object. Let us suppose कि हम कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, और आज का तो आप जानते ही हैं गेम्स कितने बड़े बड़े होते हैं, 100 GB 150 GB। तो क्या हमारा पूरा 100 GB का गेम हमारी 16 नहीं तो 32 नहीं तो मैं कहता हूँ बहुत पैसा आपके पास 64 GB रैम है, पूरा गेम 64 GB रैम में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा ओएस लेगा, थोड़ी बाकी प्रोसेस लेंगी। मान लीजिए इन लोगों ने 10 GB भी ले लिया। 10 GB तो मैं मॉडेस्ट होकर बता रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि लेते हैं, इससे ज्यादा ही लेते हैं। बट इवन यू हैव देन 54 GB ऑफ रैम, तो आप पूरा 100 GB का गेम इसमें नहीं डाल सकते, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें? वैसे ही पुराने जमाने में कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आई। लेट्स से कि कोई प्रोग्राम है वो 2 MB का है, बट हमारे पास रैम कितनी है? 64 KB। दिस लाइक 30-40 years ago। तो उस जमाने में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते थे उनके लिए चैलेंज कि क्या करें, पूरा तो इसे लोड कर ही नहीं सकते, तो क्या करा जा सकता है। एंड दे हैड हार्ड डिस्क्स ऑफ साइज 10 MB 20 MB लाइक दिस। तो व्हाट दे थॉट इज कि यार इसी हार्ड डिस्क का एक हिस्सा रैम की तरह क्यों ना यूज कर लें, क्योंकि प्रोसेसर को तो स्टोरेज से मतलब है। अब वो रैम से चीजें आ रही हैं या फिर यहां से उठ के आ रही हैं, उससे क्या पता। तो इंजीनियर्स ने दिमाग लगा के बनाई वर्चुअल मेमोरी। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोल दिया वर्चुअल मेमोरी। एंड लेट मी tell you one thing, that virtual memory is not easy to implement, and it can decrease and deteriorate your performance if it's not used properly। क्योंकि यहाँ से चीजें लाने में शायद मुझे 1 मिली सेकेंड लगे। अब 2 MB का एक पेज मान लो 4 KB का होगा, तो आप ही बताइए कितने हुए टोटल पेजेस, और एक पेज को लाने में लगता है मुझे 1 मिली सेकेंड। तो भाई सारे पेज लाने में कितना समय लगेगा, और फिर वापस भी छोड़ के आने कुछ कुछ तो गेस करिए कि कितना समय लगेगा। और रिस्पॉन्स हमें चाहिए भाई चुटकी हो जाता ही। तो इसीलिए मैंने कहा इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू एक्चुअली गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। व्हाटएवर वी आर स्टडिंग दिस इज मोस्टली थियोरेटिकल। एक्चुअली में जब कभी ओएस बनाने जाएंगे तो समझ लीजिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्रिएटिंग एन ओएस फ्रॉम स्क्रैच, इट्स अ वेरी टेस्टिंग एंडेवर। व्हाट वी आर सीइंग हियर इज द बेस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, जैसा कि हमने बात करी कि वर्चुअल मेमोरी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ लॉजिकल मेमोरी एज परसीव्ड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर, हमारे हिसाब से ये जो रैम है ना, ये इनफाइनाइट है, इसमें हम कितनी भी चीजें डाल सकते हैं, कितनी भी चीजें निकाल सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन्स हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी है, और उसे सपोर्ट करने के लिए उससे थोड़ी सी बड़ी एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी, ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी, ये मेरा नाम बन गया। इसको अचीव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लोगों ने इजाद किया जिसको बोला गया वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता कुछ नहीं है, बस वही जो हम देख रहे थे ना शुरू से, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, ऐसे करते करते पेज नंबर n। इस चीज को बोल देते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो जो प्रोग्रामर होता है वो इस चीज से डील करता है, और अपना बैकएंड में ये एक मेमोरी मैप बनता है कि कौन सा पेज कहाँ कौन से फ्रेम में लोडेड है फिजिकल मेमोरी में। ये अपनी फिजिकल मेमोरी हो गई। अब फिजिकल मेमोरी में जगह भर गई तो ये डिस्क में भी चला गया, थोड़ा बहुत हार्ड डिस्क के अंदर चला गया सामान, हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ रहा है। तो भाई ये सारा काम होता है बैकएंड में। चलो मैं लिख भी देता हूँ। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हो गया अपना, ये हार्ड डिस्क हो गई, ये रैम हो गई। तो ये इसको बोलेगा कि चलो ये वाला पेज लोड करो, तो लोड करेगा रैम में, फिर एक्सेस करेगा इस तरीके से। अच्छा, आपको बहुत पहले याद हो तो हमने एक प्रोसेस का मेमोरी का स्ट्रक्चर देखा था। एक टेक्स्ट सेक्शन होता है, एक डेटा सेक्शन होता है, उसके ऊपर एक हीप सेक्शन होता है, फिर एक स्टैक का सेक्शन होता है। स्टैक ऐसे बढ़ता है, हीप ऐसे बढ़ता है, या कहीं कहीं पे हीप ऊपर स्टैक नीचे ऐसा होता है। तो जो हमने
शेयर्ड पेजेस की बात की थी। जो शेयर्ड पेजेस होते हैं, जो अपना डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज होती हैं, ये मान लीजिए एक शेयर्ड लाइब्रेरी है, तो वो क्या करेगा, अगर इसको इस प्रोसेस के अंदर यूज होना है, लोड होना है, तो इसके पेजेस क्या होंगे, यहाँ पे कहीं बीच में आना शुरू हो जाएंगे, इस जगह पे। ये शेयर्ड लाइब्रेरी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी उस लाइब्रेरी का कौन सा कोड, कौन सा हिस्सा, कौन सा फंक्शन, कौन सा वेरिएबल यूज होना है, वो आएगा यहाँ पे इस बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपना वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, अब चलते हैं उस जगह, उस टॉपिक पर जिसकी है सबसे ज्यादा डिमांड, बोले तो डिमांड पेजिंग। अच्छा, अभी क्या हुआ यहाँ पे कि हमने अपना फिजिकल मेमोरी का साइज बढ़ा लिया फ्रॉम वट एवर इट इज देयर, तो सेकेंडरी स्रोत से थोड़ी सी मेमोरी लेके उसका साइज बढ़ा लिया। अभी भी अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि सारे का सारा प्रोग्राम लोड कर दें इसमें, तो चलिए सबसे पहली एग्जांपल पे चलते हैं जहां हम गेम खेल रहे थे। 54 GB के बाद कितना डेटा बचा, 46 GB ना। तो अभी 46 GB अगर हम अपनी हार्ड डिस्क में एलोकेट कर दें इस गेम के लिए अलग से, मान लो 100 GB का गेम तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 54 GB चला गया रैम में, बचा हुआ 46 GB यहाँ पे, तो फायदा क्या हुआ, मेमोरी तो बची नहीं ना बिल्कुल भी। जनरली प्रोसेसेस को एक ब्लॉक दे दिया जाता है मेमोरी के अंदर कि इसके अंदर ऑपरेट करो, हमने क्या देखा था, बेस और लिमिट वगैरह। अब यार अगर ऐसा ही करना है तो भाई मेमोरी तो बची ही नहीं बिल्कुल भी, तो पूरा प्रोग्राम लोड करके फायदा क्या। इसीलिए डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट है। डिमांड पेजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास 1 लाख लाइन का कोड है और अगर उसमें से अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये 4 फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, केवल इतना हिस्सा लोड करूंगा मेमोरी में। इसके ऊपर जब ऑपरेशन हो जाएगा तो इसको कर दूंगा डिस्कार्ड, फिर लोड करूंगा अगला हिस्सा जो भी मुझे चाहिए, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जो भी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया डिमांड पेजिंग, कि भाई जो चीज चाहिए उसकी करो डिमांड, वो आ जाएगा मेमोरी में। इसको इनिशियली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग वो वैलिड इनवैलिड बिट वाले कॉन्सेप्ट से। एक सिंगल पेज टेबल विद वैलिड इनवैलिड बिट्स। वैलिड इनवैलिड बिट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, पहले देख ही चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिए, ये लिंक आ जाएगा ऊपर। तो उसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और यहाँ पे अपना होगा पेज टेबल। जैसे अपना ये पेज नंबर 0 कहाँ पे हो सकता है, 4th लोकेशन पे हो, और ये होगा यहाँ पे वैलिड इनवैलिड बिट। वैलिड है मतलब मेमोरी में जहाँ पे भी लोकेशन नंबर 4 होगा वहां पे ये वाला पेज होगा। लेट से इसमें 0110 है तो यहाँ पे भी 0110 आ जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, ये जगह होती है एम्प्टी या नल या फिर कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बिट होती है इनवैलिड, मतलब 0 होगा। वैलिड की जगह 1, इनवैलिड की जगह 0, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस मेमोरी में। और जो अपनी हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क उसमें सारे पेजेस होंगे 0 1 2 3, जो भी जीए जितने हैं ये सारे इसके अंदर होंगे। तो इसके 2 केसेस होते हैं। पहला, अगर पेज मिल जा रहा है तो ऑब्वियसली वो पेज हम यूज करेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल इफ द पेज इज नॉट देयर इन द मेमोरी, इनवैलिड बिट है यहाँ पे हमारे पास, तो क्या होगा कि हम जाएंगे हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से वो पेज लेकर आएंगे मेमोरी में, मेमोरी में पेज लाने के बाद इस बिट को चेंज कर देंगे वैलिड पे, वैलिड बिट चेंज करने के बाद इंस्ट्रक्शन को करेंगे रीस्टार्ट। दिस इज द केस व्हेन पेज इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी। तो जब ऐसा कोई केस होता है कि यार ये पेज मेमोरी में नहीं है, तो मेमोरी से वो पेज, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज लाया जाता है प्राइमरी मेमोरी में। अच्छा, अब प्राइमरी मेमोरी में कहाँ पे लाना है वो पेज, एक चीज हमने देखी थी पेजिंग में जिसको बोलते थे हम फ्री फ्रेम लिस्ट। तो वो जो फ्री फ्रेम लिस्ट होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, ये हेड होगा और हेड के बाद हमारे पास नंबर्स होंगे, नंबर्स लाइक 1 2 101, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, और ये एड्रेसेस होंगे उन फ्रेम्स के जो कि खाली हैं। इस चीज को बोलते हैं फ्री फ्रेम लिस्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यहाँ से एक फ्रेम उठाता है, उसमें डाल देता है पेज, पेज डालने के बाद इसको हटा देता है यहाँ से, और जो ये लिस्ट होती है पॉइंट करती है अगले एलिमेंट को। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, आपको अगर याद होगा तो हमने एक चीज देखी थी कि पेजिंग में होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सपोज कर लेते हैं कि 16 KB का पेज है, उसके बाद 0 to 15 बाइट्स, फिर 31, फिर यहाँ पे 47, फिर 63। अच्छा, अब जो 64 65 बाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्यूपाइड है, बट इसके आगे का ये पूरा जो फ्रेम है ना, ये खाली है, कुछ नहीं है। एंड सपोज इसके पहले यहाँ पे कोई एक ऐसा पेज था जिसमें ये सारी वैल्यूज थी, भरी हुई थी 1010, बट फॉर नाउ जब हमने यहाँ पे 2 बाइट्स लाई
तो आगे की वैल्यूज तो चेंज हुई नहीं। सपोजिटली अगर सीपीयू ये पेज इस्तेमाल करने लगता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ गलत इंस्ट्रक्शन, कुछ गलत डेटा, कुछ कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको ZFOD बोलते हैं, जीरो फिल ऑन डिमांड। मतलब कि जब यहाँ पे नया पेज आएगा किसी भी फ्रेम में, कहीं पे भी हो सकती है, अगर नया पेज आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें भरेंगे जीरोस। ठीक है, जीरोस भरेंगे, जीरोस भरने के बाद बाकी बाइट्स इनपुट करेंगे। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए ये ZFOD का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और अभी फिलहाल देखेंगे एक छोटी सी चीज जिस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम्स। तो जो चीज जिसपे आते हैं न्यूमेरिकल्स उसका नाम है डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस। तो ये डिमांड पेजिंग, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है, डिमांड पेजिंग, और यहाँ पे लिखते हैं परफॉर्मेंस। अच्छा, आपको याद होगा हमने एक चीज करी थी पेजिंग में रादर देन इन डिमांड पेजिंग, जिसको हमने बोला था इफेक्टिव एक्सेस टाइम, जिसमें एक जगह था हमारे पास TLB, दूसरी जगह हमारे पास था मेन मेमोरी। तो इससे डेटा लाने में कुछ समय लगता था और इससे डेटा लेने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमें बताना होता था कितना है। 80% ऑफ द टाइम अगर TLB से ला रहे हैं और 20% ऑफ द टाइम इससे, तो कुछ बस एक सिंपल अरिथमेटिक रिलेशन था उसके बीच में। यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेस टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पे आइदर हमारे पास पेज होगा मेमोरी में या तो नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर पेज है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क से लाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो एग्जैक्टली वही सेम जो सिंपल प्लेन अरिथमेटिक रिलेशन होता है यहीं पे कॉपी हो जाता है। TLB की जगह बस ये इधर आ जाता है मेमोरी, और ये मेमोरी की जगह यहाँ पे आ जाता है अपना हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज, जो भी कुछ होता है। ठीक है, एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। अब जैसे मैंने बोला कि यार ये मेरे 80% ऑफ द टाइम मुझे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है, ओनली 20% ऑफ द टाइम आई एम फेसिंग अ पेज फॉल्ट। जब पेज फॉल्ट हो रहा है तब मुझे 20 ms लग रहा है टाइम, और जब नहीं हो रहा था 10 ms लग रहा है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना हुआ, ऑब्वियसली 80% ऑफ दिस प्लस 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 12 ms। सिंपल। ये एक्चुअली स्केल थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब 10 से 20 ms नहीं होता। 10 अगर ये माइक्रो सेकंड है मान लेते हैं, अगर 10 माइक्रो सेकंड है तो ये 20 मिली सेकंड हो सकता है। ये इतनी बड़ी स्केल का डिफरेंस होता है यार, एक्चुअली 20 ms नहीं होता है। मैं सिर्फ एक स्केल समझाने के लिए कि यार कितनी टेंस ऑफ पावर्स में डिफरेंस होता है इन चीजों का, तो वो चीज है। बिकॉज जब पेज फॉल्ट आता है ना तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है उसको ओएस करता है ट्रैप। ट्रैप के बारे में पता नहीं हम लोगों ने बात की है या नहीं की है, बट हाँ, ओएस अगर कोई इंस्ट्रक्शन ट्रैप करता है तो वो सीपीयू तक नहीं जाती है, सीपीयू उसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं करता है, बीच में रोक के आगे की चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्स की स्टेट सेव करनी पड़ती है, प्रोसेस की स्टेट सेव करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि ये जो ट्रैप्ड इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, ये पेज फॉल्ट है कि भाई कुछ और है, कैश मिस है, या फिर गलत मेमोरी एक्सेस हो रही, क्या है। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पेज फॉल्ट है, उसके बाद ढूंढना पड़ता है वो पेज जाके सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में आपको गुहार लगानी पड़ती है, रिक्वेस्ट देनी पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी को कि भाई ये आपका ये जो लोकेशन है ना, लोकेशन 0x1212AFGG, उसके बाद GG नहीं FF होगा, उसके बाद जाके इस लोकेशन से मेरे लिए ये पेज लेके आओ, इस सेक्टर से, इस सेक्टर के इस पार्ट से ये पेज लेके आओ। तो अपना डिस्क जाएगा, वो पेज लेकर आएगा, सीपीयू अपना स्टोरेज सब सिस्टम एंगेज करेगा इनपुट आउटपुट का, ताकि वो डिस्क से पेज लाके मेमोरी में रख सके। उसके बाद फिर से जो रजिस्टर्स और प्रोसेस की स्टेट सेव की थी वापस से लानी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो दोबारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बहुत सारा काम होता है, तो मतलब मेनी फोल्ड टाइम्स लगता है एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम अ डिस्क। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका जो हार्डवेयर है वो रैम जैसा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, इसीलिए आजकल जो SSD है बहुत तेज, बहुत फास्ट काम करती है। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव मैग्नेटिक डिस्क, राइटर एंड रीडर हेड, जो कि जा जाके मैग्नेटिक हेड होता था, वो मैग्नेटिक डिस्क को रीड करता था। मैग्नेटो रेजिस्टेंस एक चीज होती है फिजिक्स में, पढ़िएगा, बहुत मजेदार है।
उसका यूज करके वो हार्ड डिस्क को एक्सेस करता था। सो क्रेजी स्टफ आउट देयर। तो ये डिमांड पेजिंग की थोड़ी परफॉर्मेंस की बात हो गई। डिमांड पेजिंग मैंने आपको बताया कि यार कितना समय लगता है। ये अगर माइक्रो सेकंड है तो ये मिली सेकंड्स में जा सकता है, कुछ कुछ केसेस में तो इससे भी बहुत ज्यादा। जैसे कि यार रैम से मैंने एक्सेस कर लिया 200 नैनो सेकंड में, बट डिस्क से एक्सेस करने में मुझे कितना लगा, 10 मिली सेकंड लग गए। बहुत ज्यादा डिफरेंस, मेनी फोल्ड, लाइक 10 to the power 6 का डिफरेंस आ जाता है। कहीं कहीं पे कह देते हैं कि यार अगर इफेक्टिव एक्सेस टाइम मेरा 15 माइक्रो सेकंड है तो बताओ कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम पेज फॉल्ट आया। तो वो कुछ आएगा 0.0000012% कुछ ऐसे आता है। तो वो बस उसी फॉर्मूले को रिवर्स करके कैलकुलेट करना होता है। वेरी इजी बेसिक अरिथमेटिक। देयर आर वन और टू मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट, बट उसको देखेंगे अगले वीडियो में। अपना रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी ऑन राइट का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी थोड़ी इसमें जो इश्यूज आते हैं वो देखेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल आ जाते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो तुरंत तुरंत चलते हैं यार, अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। खत्म कर देंगे ओएस, बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा, अब खत्म होने वाला है, बस टेंशन मत लीजिए। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।